स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज का हमारा टॉपिक है केंद्र और राज्य के संवैधानिक संबंध। हाल ही में केरल सरकार ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया है जो प्रमुख रूप से केंद्र पर आरोप लगाता है कि वह असंवैधानिक रूप से आर्थिक कदम उठा रही है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार केरल राज्य सरकार पर वित्तीय प्रबंधन का एक अलग तरीके से बोझ डाल रही है। इस मामले को हम विस्तार रूप से समझेंगे तथा भारत के संविधान में किस प्रकार के संवैधानिक उपबंध हैं केंद्र राज्यों से संबंधित। आज यह पूरा टॉपिक आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। अगर पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो श्रृंखला चल रही है हमारी रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म और ऐप पर, वह आपसे छूट सकती है। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मामला। ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से हमें देखना है कि केरल सरकार किस प्रकार के मामले की बात कर रही है। देखिए, केरल सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत मामला दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो भैया अनुच्छेद 31 को ही सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 कहता है 131 कि केंद्र और राज्य तथा अंतर राज्य यानी राज्य राज्यों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर कोई मामला अगर सुनना है तो यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, यानी कोई अन्य अदालत इस मामले को नहीं सुन सकती। केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए मामला दायर किया गया है और कहा गया है कि संविधान में निहित शक्तियों के इस्तेमाल के जरिए राज्यों के संवैधानिक अधिकार को उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। तो भैया क्या है मामला, आर्टिकल में क्या प्रमुख बातें हैं। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा है कि राज्यों के आर्थिक मामले में केंद्र के और संवैधानिक हस्तक्षेप को रोकने तथा राज्य की उधार लेने की सीमा में और संवैधानिक तरीके से की गई कटौती को रद्द करने समेत राज्य सरकारों के अन्य संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। तो सबसे पहले तो ये प्रारंभिक मुद्दा जिसके लिए दायर किया गया है उसे समझ लेते हैं। क्या है ना कि हम सभी जानते हैं राजकोषीय घाटा, यानी जितना सरकार के पास पैसा आए और जितना वो पैसे को खर्च करे उसके बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं, अगर वो माइनस में है। ठीक है, ऐसा ही राज्यों के लिए भी निर्धारित किया गया है। लेकिन संपूर्ण केंद्र के रूप में अगर हमें एक मिनिमम अमाउंट रखना है कि हम इतना ही घाटा सह सकते हैं, तो राज्यों को भी उसके दायरे में लाना होगा। तो ये सब करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसको राजकोषीय प्रबंधन और जिसको कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट, FRBM एक्ट 2003। और इसमें लगातार संशोधन करते हुए आगे बढ़ते चले गए हम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखते हुए। वर्तमान में घाटे का लक्ष्य रखा गया है भारत का 4.5 और इसी के तहत राज्यों का निर्धारण भी किया जाता है कि वो कितना उधार ले सकती हैं, ऋण ले सकती हैं। इसी के तहत केरल सरकार का कहना है कि चूंकि आर्टिकल 293 के तहत राज्य को अधिकार है कि वह भारत राज्य के अंदर ऋण ले सकती है, भारत राज्य के बाहर नहीं ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे में हम जो ऋण लेना चाहते हैं उस पर रोक क्यों लगाया जा रहा है। पहले हमें ऋण लेने का अधिकार केरल सरकार को था 30,000 करोड़ तक, अभी वर्तमान में यह कितना कर दिया गया है, अभी वर्तमान में यह घटा करके लगभग 15,000 करोड़ तक कर दिया गया है। और इसी मुद्दे को लेकर के केरल सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो बिटवीन द लाइन की प्रक्रिया से अब हम समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में एक बात कही गई है, अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी अलग अलग स्टेट होंगे और यह सभी स्टेट मिल करके एक यूनियन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और इस यूनियन को ही संघ कहा गया है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व शामिल है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली
और दमन दीव को एक करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अभी 8 यूनियन टेरिटरीज अवेलेबल हैं जम्मू और कश्मीर को भी मिलाते हुए। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है और उनमें शक्तियों का विभाजन है, जिसके कारण भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों से संबंधित प्रावधान इन सभी भागों में नजर आते हैं। जैसे भाग 11 में प्रशासनिक संबंध बताया गया है, विधायी संबंध बताया गया है, भाग 12 में वित्तीय संबंध है, ऐसा ही भाग 13, 14, 18, 20 में भी केंद्र राज्यों को प्रभावित करने वाले प्रावधान सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसे केंद्र राज्य संबंधों के बीच प्रशासनिक और विधायी और वित्तीय मामले बांटे गए हैं। किसी भी मामले में भारत का संविधान केंद्र सरकार को सर्वश्रेष्ठ रखता है, जिसकी वजह से कभी कभी भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के संविधान में जो प्रोविजन है वो केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत का संविधान राज्यों को भी शक्तियां प्रदान करता है तो केंद्र को भी प्रदान करता है, और विशिष्ट अवस्था में ही राज्य की शक्तियों पर केंद्र प्रभावी होता है, वरना दोनों सामान्य अवस्था में अपना अपना काम अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या है, भारत में जो शक्तियों का विभाजन है 3 तरीके से है। एक केंद्र सूची है जिस पर केंद्र सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, एक राज्य सूची है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखा गया है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूछ लेता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप जान गए, अच्छे से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। केंद्र और राज्य अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करके शासन प्रशासन को चलाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बीच कई बार क्या होता है, मतभेद हो जाता है केंद्र राज्य संबंधों में, और यह मतभेद तब उभर कर और ज्यादा सामने आती है ये खटास जब केंद्र में अलग राजनीतिक पार्टी की सरकार हो और राज्य में अलग। ऐसा कहां कहां है, पश्चिम बंगाल में देखेंगे आप, बिहार में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में क्या है, जो केंद्र की सरकार जो जिसकी है, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, वो राज्यों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। तो भारत में केंद्र राज्य संबंधों को लेकर क्या संवैधानिक प्रावधान है, इसको समझ लेते हैं। सर यह कैसे महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो डायरेक्ट यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में जीएस पेपर 2 में एक क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले गैर संवैधानिक मुद्दे क्या हैं। तो अब अगर यूपीएससी को पूछना हो और लगातार ऐसे केसेस आ रहे हो तो क्या यह करंट का मुद्दा नहीं बन जाता है जो कि हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो यूपीएससी नहीं पूछ सकती है भारत और केंद्र राज्यों से संबंधित प्रशासनिक मामले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, वित्तीय मामले क्या हैं, विधायी क्या हैं, या फिर समग्र रूप से पूछ ले कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए तथा केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोगों की सिफारिश के आधार पर उपाय सुझाइए कि इनके संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से हम समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंधों को समर्पित किया गया है, जिसमें विधायी और प्रशासनिक संबंधों को बताया गया है, तथा भाग 12 में वित्तीय संबंध के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसमें भाग 11 की बात करें तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध का वर्णन है। ये सभी पॉइंट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इसका गहन अध्ययन करने के लिए शांति से इस वीडियो को भी देखिएगा और फिर आप अपने नोट्स बनाइएगा, और साथ ही साथ आप और रिसर्च इस पे करना चाहें तो करके और गहन अध्ययन के साथ आज की इस टॉपिक को यहीं क्लियर कर लीजिएगा। करंट अफेयर का यही ओरिएंटेशन होता है कि हम जहां कोई मुद्दा देखें, उस पर कुछ वीडियोस देखें, तो फिर अपनी भी मेहनत, अपना भी एफर्ट उसमें लगाएं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में विधायी संबंधों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे संघ सूची संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची राज्य विधानसभा कानून बनाएगी, समवर्ती सूची दोनों कानून बनाएंगे। इसी समवर्ती सूची को भारत ने किस अन्य संविधान से सीखा है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखा गया है समवर्ती सूची। इसके बाद अनुच्छेद 248 है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि इन तीनों में जो विषय शामिल नहीं है उसको अवशिष्ट शक्ति कहा जाएगा और यह दिया जाएगा केंद्र सरकार को।
तो क्या राज्य सूची पर संसद कभी कानून नहीं बना सकती है? संसद है, संसद कभी कानून नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। कई सारे ऐसे विशिष्ट मामले हैं जिस पर राज्यों की सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। तो ये भी प्रीलिम्स का फैक्ट हो जाएगा, उसको देख लीजिए। तो क्या क्या है भैया? सबसे पहले आर्टिकल 249, इसके तहत संविधान प्रावधान करता है कि यदि राज्यसभा यानी राज्यसभा जो है वो क्या करे, 2/3 से बहुमत पारित कर दे, एक प्रस्ताव को पारित कर दे 2/3 सदस्यों के बहुमत से कि किसी राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने का शक्ति संसद को मिल जाएगा, तो ऐसा किया जा सकता है। यानी मान लो कि 245 सदस्य अभी हैं, 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, और इसका 2/3 सदस्य कहें कि राज्य सूची के कुछ मामलों पर संसद कानून बना सकती है और ये विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। राज्य सूची पर केंद्र सरकार या फिर संसद कहें तो कानून बना सकती है। ये राज्यसभा का विशेष अधिकार भी है। आर्टिकल 249 ये राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, समझ गए इस मामले में। फिर अनुच्छेद 250 के तहत यह प्रावधान करता है भारत का संविधान कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 358 के तहत, तो राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा तो 6 महीने की समाप्ति पर ये जितने कानून बने हैं राज्य सूची पर वो समाप्त हो जाएंगे। अगर राज्य सरकार रखना चाहती है उस कानून को तो प्रस्ताव पारित करके वह कानून बनाए रख सकती है, अन्यथा 6 महीना पूरे होते ही वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कब हुआ? तो ऐसा 1976 में जब आपातकाल लगाया गया। 1975 के बाद आप देखे होंगे आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी की सरकार में, तो सभी राज्य सरकारों की शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं राष्ट्रीय आपातकाल में, और राज्य सूची पर केंद्र को यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। फिर अनुच्छेद 252 के तहत है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके अपने वहां विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य सूची पर केंद्र संसद जो है कानून बनाए, ऐसा अनुरोध करें, तो संसद ऐसा काम कर सकती है। संघ सूची के अलावा राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, लेकिन ये उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन्होंने सिफारिश की थी। अन्य राज्य भी चाहे तो इस पर लागू कर सकते हैं इसको। ठीक है, इतना समझ गए? ये सभी डायरेक्ट फैक्ट में आया हुआ है यूपीएससी में। आर्टिकल 253 तो डायरेक्ट आया था। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते और सम्मेलन को लागू करने के लिए संसद किसी राज्य से पूछने नहीं जाएगी और ये किसी राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लंघन नहीं होगा। केंद्र सरकार या संसद भारत के पूरे क्षेत्र या किसी एक हिस्से में वह कानून लागू कर सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संधि सम्मेलन से संबंधित हो, तो वह आर्टिकल 253 के तहत शक्ति मिलती है भारत के संसद को। यह डायरेक्ट यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, तब संसद उस राज्य की जहां राष्ट्रपति शासन लगा है अपने राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ऐसा मामला हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फैसला आया कि वो जो 370 हटाता सही था, लेकिन 370 हटाने से पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो केंद्र सरकार के अधीन शक्तियां आ गई थी। तो राज्यपाल ने सिफारिश की, राष्ट्रपति शासन लगा, और फिर उसके बाद जो है केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पे कानून बनाई, और फिर धीरे धीरे 370 क्या हुआ, हट गया। फिर उसके बाद राज्य विधान पर केंद्र का राज्यपाल के माध्यम से भी नियंत्रण होता है। यह भी विधायी एक शक्ति है। ठीक है, विधायी संबंध है। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के पास एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है जो कि राष्ट्रपति के नहीं होते, क्योंकि राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई होता नहीं है, राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसे में राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक जिसमें पैसा रुपया का मामला ना हो, धन विधेयक ना हो, इसके अलावा कोई सामान्य विधेयक हो और वो गहन संवैधानिक अर्थ रखता हो, केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता हो, उच्च न्यायालय के प्रावधानों से संबंधित हो, तो ऐसे किसी विधेयक को राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति है कि वो अनुच्छेद 200 के तहत उसको शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को रख सकता है, यानी केंद्र सरकार का मत जानने के लिए राष्ट्रपति को भेज सकता है। यह भी प्रीलिम्स में कई बार पूछ चुका है, अनुच्छेद 200। ठीक है,
फिर बीच इनके प्रशासनिक संबंध क्या है, तो देखिए आर्टिकल 256 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र के पास अधिकार है कि वो राज्य के कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में निर्देश दे सकती है कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में जहां राज्य विधानसभा भंग हो जाती है वहीं राष्ट्रीय आपातकाल के तहत राज्य विधानसभा भी रहती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल भी रहता है, लेकिन विधानसभा भंग नहीं होती है, लेकिन उसका जितनी शक्तियां होती हैं वो सरकार के पास चली जाती हैं, केंद्र सरकार के पास। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल हो। फिर राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार राज्य मशीनरी पर सीधा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यह भी प्रशासनिक संबंध है कि सभी आईएएस आईपीएस किसके अधीन हो जाएंगे? केंद्र सरकार के अधीन, उन्हीं की बातें सुनेंगे। किसी राज्य में प्रशासन को चलाने के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का संबंध वहीं से है जहां संघ लोक सेवा आयोग का है, यानी भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। किसमें? पाठ 14 में। ठीक है। और इसके तहत कहा गया है कि राज्यों में जो एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा राज्य सरकार की सिफारिश पर, लेकिन अगर उनको हटाना हो तो वो राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। ये भी क्या है? केंद्र और राज्य को आपस में जोड़ रहा है और केंद्र को प्रभावी बना रहा है। फिर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या अखिल भारतीय पुलिस सेवा आदि पर केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय होता है। राज्य केवल तत्कालिक रूप से और अपेक्षाकृत कम नियंत्रण होता है। राज्य की सस्पेंड कर सकता है राज्य सरकार, या एक जगह से दूसरे जगह समाप्त कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसकी सेवा को समाप्त करने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 और 312 पढ़ लीजिएगा, जो प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष शक्ति प्रदान करता है। ये सरदार वल्लभ भाई द्वारा भारतीय सिविल सेवा की जो अधिकारी होते हैं उनको दिया हुआ एक विशेष अधिकार है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या है भैया प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित? तो अनुच्छेद 355 के तहत संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कार्य किसका है? संघ सरकार का है। यह भी केंद्र को राज्य से जोड़ता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मोहर के तहत की जाती है। वह राष्ट्रपति की मर्जी तक ही पद पर बना रहता है और उसकी नियुक्ति में राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह भी केंद्र राज्य संबंधों को जोड़ भी रहा है। और विवाद का भी आगे चल के देखिएगा, एक टॉप हेडिंग आएगा, उसमें यह विवाद का भी मुद्दा है कि चूंकि राज्यपाल एक विशिष्ट पद होता है, संविधान के द्वारा राज्यों को प्रदत्त है, ऐसे में राज्य विधानसभा कानून बना करके जब भेजती है विधेयक को साइन करने के लिए राज्यपाल को, तो उसका कंसर्न लेकर के उसको जो अधिकार मिले हैं और संविधान के तहत रहते हुए तेजी से काम करना चाहिए। जबकि अभी मामला यह सामने आ रहा है कि केरल सरकार ने जो 12 विधेयक पारित की उसको 2 साल से राज्यपाल फंसाए हुए हैं। ऐसी ही संकट तमिलनाडु में है, पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में, यानी हर उस जगह जहां पे केंद्र के सत्ताधीन पॉलिटिकल पार्टी के अलावा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की राज्य में सरकार है, तो ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं। एक तो ये मामला हो गया। तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य सरकार डिमांड करती है कि राज्य सरकार को सम्मिलित किया जाए, उनकी भी राय पूछी जाए, जबकि ऐसा अभी तक नहीं होता है, कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब तक चाहे राज्यपाल रह सकते हैं। वो 5 साल का कार्यकाल एक राज्य में पूरा भी कर सकते हैं या ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यह पहले प्रावधान नहीं था, 7वां संविधान संशोधन करके किया गया 7 कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है कुछ समय के लिए। फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्यों में राज्य चुनाव आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन उनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति काम करता है। तो केंद्र का यहां भी प्रभुत्व है। केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय संबंध क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 के तहत इसका वर्णन देखने को मिलता है।
जिसमें अनुच्छेद 275 के तहत है कि संसद ऐसे राज्यों को राजस्व अनुदान सहायता प्रदान कर सकती है जैसा भारत की संसद निर्धारित करे, या विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकार अनुदान भी देती है और राजस्व के बंटवारे तथा ऋण को कितना लेना है किसी राज्य को, इसका भी निर्धारण करती है। किसके माध्यम से? FRBM एक्ट। ये एक्ट आपको जरूर विस्तार रूप से पढ़ लेना चाहिए। कभी मैं इस पे विस्तार रूप से, विस्तृत रूप से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। FRBM 2003, इसको जरूर पढ़िएगा और इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है ये भी देख लीजिएगा। फिर अनुच्छेद 282 के तहत एक वित्तीय संबंध है कि संघ और राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया? GST लाया गया, वस्तु एवं सेवा कर, और इसमें क्या हुआ? बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करके एकत्रित कर व्यवस्था बनाई गई, एक सिंगल ढांचा बनाया गया, जिससे कई सारे राज्यों को प्रभावित हुआ उनका राजस्व। तो सरकार ने वादा भी किया था, संघ सरकार ने, कि हम आपको क्या करेंगे, कुछ क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे, जिसको बाद में कोरोना काल आने की वजह से रोक लिया गया और ऋण लेने की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, जिस पर अब क्या किया जा रहा है? रोक लगाया जा रहा है और ऋण लेने की जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको कम किया जा रहा है। जैसे केरल सरकार का कहना है कि हमको 30,000 के अराउंड लेना था, 32,000 के अराउंड, 32,000 करोड़ रुपए ऋण ले सकते थे हम एक वित्तीय वर्ष में। वो क्या हुआ? बढ़ करके ज्यादा चला गया, कम कर दिया गया है, कम करके, ठीक है, यानी 15,000 करोड़ कर दिया गया है। तो वो क्या है? राजस्व का संकट उत्पन्न हो रहा है राज्य सरकार पे, तो ये केंद्र सरकार अतिरिक्त बोझ डाल रही है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, जो केंद्र राज्यों के बीच राजस्वों के बंटवारों की सिफारिश देता है केंद्र सरकार को। यह केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। इसमें कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, देख लीजिएगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य भी होते हैं, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित और संवैधानिक विवाद क्या क्या है भैया? तो संवैधानिक विवाद को समझ लीजिए। सबसे पहला तो संसाधनों का आवंटन, यानी कुछ राज्य सरकार राज्य विशेष दर्जा देने की बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशल अनुदान देने की बात कर रहे हैं, कुछ राजस्व छूट करने की बात कर रहे हैं। तो धन, कर और अन्य लाभों सहित संसाधनों के आवंटन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर विवाद देखा जाता है। जैसे कि केरल सरकार का कहना है कि ऋण पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध से राज्य की संवैधानिक शक्तियों पर अतिक्रमण पड़ा है और राज्य पर वित्तीय संकट आने वाला है। केंद्रीय कानून को लागू करने से मना करना। कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार कोई कानून या योजना बनाती है तो राज्य सरकार उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं या फिर उसको लागू नहीं करते, उसके विरोध में प्रस्ताव पारित करते हैं। जैसे नागरिकता कानून 2019 आया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही गई। उसमें NRC का भी मुद्दा था एक, जिसमें राज्य सरकारों ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हम अपने वहां लागू नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल इसमें प्रमुख थे। फिर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की बात आती है कि राज्य में अगर केंद्र के विपरीत किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की सरकार चल रही है तो वहां किसी भी तरह से क्या किया जाता है? राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करता है केंद्र, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा करके अलग तरह की चुनाव व्यवस्था कराता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध करार दिया। जैसे अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मामला आया था बीते वर्षों में, याद होगा, हरीश रावत फिर से मुख्यमंत्री बने थे, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा था, समझ रहे हैं आप। फिर IAS और IPS अफसरों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, इस पर भी राज्य सरकारें कहती हैं कि ये अपनी पूरी सर्विस हमारे साथ सर्व करते हैं, लेकिन इस पर अधिक नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। तो यह हमारे राज्य सरकार की योजनाओं और कानूनों को सही तरह के इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, यह भी एक मुद्दा है। ये सभी संवैधानिक मुद्दों की बात हो रही है। फिर राज्यपाल का कार्यकाल, क्योंकि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है और कभी भी हटा सकता है, 5 साल पूरा होने से पहले भी, या 5 साल पूरा हो जाए तो ऐसे में क्या है कि सम्मिलित न करना भी एक अहम मुद्दा है। राज्य सरकार को शामिल नहीं किया गया, उस पर प्रत्येक विधेयक पर हस्ताक्षर करने में देरी करने का मामला भी सामने आता है। जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब आदि में क्या है? राज्य सरकारों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है।
तो भैया उपाय क्या होना चाहिए? तो देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से कई सारे आयोग बनाए गए थे जो सिफारिश, जैसे राजमन्नार आयोग था, फिर उसके बाद पुंछी आयोग था, सरकारिया आयोग था, ठीक है, एलएम सिंघवी आयोग। ये सभी आयोग क्या हैं? आपके केंद्र राज्य संबंधों को उपाय सुझाते हैं, जिसमें कई सारे आयोग राज्यपाल के मामले में कहते हैं कि राज्यपाल को नियुक्त करते समय राज्यों का क्या करना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए, और राज्यपाल ऐसा होना चाहिए जो राज्य से संबंधित न हो, उस राज्य से संबंधित न हो, किसी दूसरे राज्य से हो। फिर कई सारे आयोग और समितियों की यह भी सिफारिश है कि राज्यपाल जैसे ही राज्यपाल का पोस्ट धारण करे, शपथ ले, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे दे और स्वतंत्र रूप से काम करे। और भारत का संविधान भी कह चुका है कि संविधान कह चुका है, कहता है कि राज्यपाल का पद क्या है, एक अलग संवैधानिक पद है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा था कि ये केंद्र के अधीन सेवा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र रूप से संवैधानिक पद है। तो राज्यपाल जो बैठा हुआ है संवैधानिक पद पर, उसको संविधान के तहत जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके अधीन रह के कार्य करना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के अधीन। यानी केंद्र सरकार का उसे एजेंट बनकर ही हमेशा नहीं रहना है, उसे केंद्र और राज्यों के बीच जो है एक पुल के तरह काम करना है, यानी एक सेतु का काम करना है जो दोनों के संबंध को बेहतर करे और जोड़े रखे। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित कई सारे आयोग बने थे जिन्होंने सिफारिशें दी थी। जैसे 1983 में सरकारी आयोग बनी थी और इसने कहा था अखिल भारतीय सेवाओं की संस्था को मजबूत किया जाना चाहिए तथा इससे संबंधित अन्य सेवाओं का भी सृजन किया जाना चाहिए, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार को लिमिट बरतना चाहिए। बाकी अधिकार क्या दिया जाना चाहिए? राज्य सरकार को देना चाहिए, क्योंकि समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो केंद्र के कानून को माना जाता है। तो इन सब मामलों को छोड़कर के बाकी मामलों पर तो राज्य का अधिकार होना चाहिए। पुंछी आयोग ने कहा कि 5 साल निश्चित किया जाए कार्यकाल राज्यपाल का, और जिस प्रकार से राष्ट्रपति का हटाया जाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के संसद द्वारा, वैसे ही राज्यपाल को भी हटाने की प्रक्रिया संविधान में शामिल की जाए, राज्य विधानसभा उस पर महाभियोग लगा सके। ठीक है, इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि 356 का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए, रेयर अवस्था में किया जाना चाहिए, जिसको भारत का सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार चुका है। सिलेबस से कैसे जुड़ा है मैंने आपको बताया। जीएस पेपर 2 मुख्य परीक्षा से संबंधित तथा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित डायरेक्ट फैक्ट आ सकते हैं, और यूपीएससी ने पूछा हुआ है। केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय संबंध पे प्रश्न आ चुके हैं, प्रशासनिक संबंधों पर आ चुके हैं। ठीक है, अब होल कॉन्सेप्ट में लेकर के जैसे पूछा था कि गैर संवैधानिक मुद्दे क्या हैं, वैसे ही पूछ सकता है कि संवैधानिक विवाद के मुद्दे क्या हैं, समझाइए और उदाहरण सहित उपाय सुझाइए। तो आप इन सभी आयोगों की सिफारिशों को बताएंगे और कुछ अपने भी दिमाग के अनुसार बताएंगे कि संबंध कैसे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है केंद्र राज्यों से संबंधित ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। इसी भी प्रकार की आपको समस्या हो किसी भी प्रकार की, तो आप रिजल्ट मित्रा का ऐप डाउनलोड करके वहां जाके अपनी सिफारिशें कर सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर आप कोई अन्य चीजें भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना ना भूलिए। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए बने रहिए रिजल्ट मित्रा के साथ, क्योंकि इसका लक्ष्य है टॉप 10 में आपको ले आना, हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बेहतर करना। जय हिंद।